freedom. I Aisha Duty welcome you all. हमारे आज के सेशन को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कैमरे ऑन कर लीजिए और माइक को म्यूट करें और आज के महत्वपूर्ण वेबिनार को सुनने में इंटरेस्ट के साथ सुनिए। हम सभी एक बहुत ही प्रदूषित वातावरण से घिरे हुए हैं और यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित भी कर रहा है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सही और भ्रमित जानकारियां के बारे में पता होना चाहिए, वो भी उसी फील्ड के एक्सपर्ट से। और हम आज जिस विषय पर यह वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वह विषय के बारे में कोरोना काल और ऑक्सीजन की कमी ने उसके बारे में हमें सोचने पर बहुत मजबूर कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लंग्स यानी फेफड़ों की। तो आइए उस विषय के एक्सपर्ट इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए हमारे बीच एक ऐसी शानदार व्यक्तित्व की धनी डायनेमिक लेडी जो बीए एमएस है, एमडी आयुर्वेद में है, गोल्ड मेडलिस्ट है नारी परीक्षण में, वह साइंटिफिक सलाहकार भी हैं और उन्हें इस क्षेत्र की बहुत गहराई से ज्ञान है। वह बहुत ही दयालु और विनम्र है और वो मील हमारे हेल्थ के बारे में, इश्यूज के बारे में मील का पत्थर साबित होती है। वो हमेशा एक बात बोलती है कि आयुर्वेद कहता है कि शरीर क्षीण होता रहता है। ठीक उन्हीं के शब्दों से हमारे शरीर जो क्षीण हो रहा है, हमारी एनर्जी को उसी प्रकार से अपने ज्ञान से वेल्थ ज्ञान रूपी सप्लीमेंट के रूप में सपोर्ट करती रहती हैं। कृपया उन डायनेमिक लेडी के लिए स्वागत करने के लिए आप सभी को कि मुझे मदद की जरूरत है, आप सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। डॉक्टर स्वाति गिरी मैम, वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम, स्क्रीन योर। थैंक यू सो मच आयशा जी। Thank you once again and I must welcome all of you कि जी, तो जैसे हम हमेशा हर हफ्ते थर्सडे को आकर एक कुछ तो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन पे जाते हैं। हाँ, खोल दो बस, हो गया। आज फिर से हम यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। जी हाँ, हम हमेशा ये सोचते थे कि दिल बड़ा मतलब दिल का बड़ा ख्याल रखना जरूरी है ना। दिल अगर हार्ट अगर रुक जाता है तो हर चीज रुक जाती है ना। लेकिन कोरोना ने हमें बखूबी समझाया कि सिर्फ दिल नहीं, फेफड़े भी बहुत ज्यादा कीमती है। हमने देखा है कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की डेथ जो हुई है उसका रीजन ये था कि उनके लंग्स डैमेज होना, है ना। तो ये लंग्स को डैमेज अगर होने तक नौबत आ रही है तो हमारा ये सबसे पहला कर्तव्य या सबसे पहली हमें प्रायोरिटी ये हो जाती है कि हमें अभी लंग्स को भी प्रोटेक्शन देना बेहद जरूरी है। लंग्स ये होते क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। देखिए हमेशा मुझे ये लगते रहता है कि हम कितने इंथुजियास्टिक रहते हैं ना। अगर पॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए, है ना। जबकि वो हमारे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए होता होगा लेकिन हर एक के लिए नहीं है। या फिर शेयर मार्केट, उसमें क्या उथल पुथल हो रही है हमें सब पता होता है, am I right? लेकिन वहीं पे हमारे शरीर में जो कि हमारा ये शरीर ऐसा भगवान ने दिया है जिसके जरिए हम हर पल का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। और अगर रखते भी हैं तो वो कैसे रखते हैं जी हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भी कुछ आ जाता है वो हम दिमाग में डाल के उस तरीके से ये करते हैं। अभी कोरोना काल में हम सब लोग घर पे थे, तब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत तेजी से काम कर रही थी।
ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो तो आप कोरोना से बाहर निकलोगे, ये होगा, वो होगा, ब्ला, 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 बहुत कुछ। और उसका नतीजा बहुत बार ये हुआ है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में लेने की वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं बट लोगों को। जी हाँ, हो सकता है। तो आज हम इन लंग्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कोरोना पहले 20 2019 में आ गया, कोविड-19, है ना? उसके बाद ऐसे लगा कि चलो अब ये निकल गया, लेकिन नहीं, अगेन 2020 में आ गया, अगेन 21 में भी आ गया। ये इस तरीके से चलते जा रहा है। अभी बताया जाता है कि थर्ड वेव भी आने वाली है। तो क्यों ना हम हमारे हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्शन दें। हर एक ऑर्गन को अगर प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, उसकी इम्यूनिटी अगर अच्छी होती रहेगी, तो डेफिनिटली हम इस सारे डिसीज कंडीशन से दूर रह सकते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? सही है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये फेफड़े जो हैं, लंग्स जो है, वो हमारे शरीर में कहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और क्यों इनकी देखभाल करना, प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हमारे हार्ट के वहाँ पे मतलब चेस्ट पोर्शन में ये लंग्स सिचुएटेड रहते हैं। 2 होते हैं जो कि लोब्स में रहता है। इतनी डिटेल में जानकारी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमें कहाँ एनाटॉमी का पेपर देने जाना है, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कि एटलीस्ट ये रहता कहाँ है, कैसे काम करता है, इतना छोटा-सा नॉलेज, थोड़ा-सा नॉलेज हम लें, ताकि हमें ये पता चले कि इसकी देखभाल करनी क्यों ज़रूरी है। देखिए कोई भी चीज़ अगर उसका रीज़न पता चल जाता है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको फ़ॉलो करते हैं। मैंने ऐसे ही कह दिया कि नहीं लंग्स के लिए ये ले लो, तो आपको लगेगा कि ठीक है यार ले लेंगे कभी ना कभी। बट अगर मैं यहाँ पे आपको ये समझाने में कामयाब हो जाती हूँ कि ये लंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि नहीं यार ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसकी देखभाल करना मेरी प्रायोरिटी है। बट ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से हमने ये जान लिया है और हम बहुत बार ये इसकी प्रैक्टिस में भी ला रहे हैं कि डीप ब्रीदिंग ये वो बहुत सारी चीजें। आगे देखते हैं हम एक-एक करके कि किस तरीके से हम लंग्स का ख्याल रख सकते हैं। ये लंग्स हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक नाक से शुरू होता है और आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है लंग्स उसमें सबसे छोटा पार्ट होता है जिसे अल्वुलाइज कहते हैं जो कि ऐसे बलून शेप में रहते हैं और वो इलास्टिसिटी रहती है उसमें वो बड़े होते हैं छोटे भी होते हैं पता है क्यों क्योंकि जो बाहर से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हर एक सेल को पहुंचाना जरूरी होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करके हर एक सेल की तरफ उसको भेजा जाता है इतना इंपॉर्टेंट काम है इस लंग्स का ऑल्वेलाई में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है कैसे बाहर से जो O2 ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर निकलता है और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लंग्स तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट काम है इसका ऑक्सीजन आप हम जानते हैं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोगों की मौत हो गई उससे पहले भी हम ये देख रहे थे कि जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से लंग्स डिसीजेस ज्यादा पनप रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो सिटीज में आजकल बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है और उसकी वजह से हमारे लंग्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं है ना तो चलिए देखते हैं कि इसका शॉर्ट में इसका फंक्शन क्या होता है जैसे मैंने अभी बताया ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन अंदर जाता है और वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है और CO2 मतलब जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर फेंका जाता है दैट इज ऑल्सो CO2 इज नथिंग बट वन ऑफ द टॉक्सिन है ना लेकिन वो बाहर फेंकना ये हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तब वो
बाहर जाता है, और ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन, वातावरण में जो भी ऑक्सीजन है वो लिया जाता है। और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता हमारे शरीर में, बहुत सारी चीजें जाती है ना, पोल्यूशन जा रहा है, बाकी बहुत सारे गैसेस होते हैं वो जा रहे हैं। उन सारी चीजों को बाजू में करके सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेने का काम ये लंग्स करते हैं। तो जरा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका रोल। और डेफिनेटली इसी की वजह से बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। शॉर्ट में देखते हैं कि इसके डिसीजेस क्या होते हैं। लंग्स से रिलेटेड कौन से डिसीजेस हो सकते हैं? अस्थमा, वेरी करेक्ट। अस्थमा सभी को पता है कि सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा कफ होता है और पूरे छाती जो है वो कफ से भरी हुई रहती है। छाती कफ से भरी हुई रहती है, इसका मतलब ये क्या है, उसके जो ऑल्वुलाइज है वो पूरे लंग्स में कंप्लीट वो फील्ड आउट हो जाते हैं, भर जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। दैट इज नथिंग बट अस्थमा। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पे इन्फेक्शियस कंडीशन भी होती है डेफिनेटली, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से म्यूकस बहुत ज्यादा फॉर्म होता है, और वो म्यूकस दैट इज नथिंग बट कफ। कफ से जब हमारे पूरे लंग्स भर जाते हैं तो अस्थमा डेवलप हो जाता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल्स कहा जाता है। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको ब्रोंकी ब्रोंकस, जो एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस दिखाई दे रहा है ना, उसे ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकियलाइव्स कहते हैं। और उसका जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब वहां पे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तब उसे कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। और ये ब्रोंकाइटिस जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर हो जाता है तो लंग्स बहुत जल्दी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा होता है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। मतलब इतना ज्यादा मात्रा में वो भर जाता है, हमारे ऑल्यूलाई जो है, जो एयरवेज हैं वो भर जाते हैं कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है वहां पे। उसके बाद एम्फिसिमा, ये भी एक प्लूरल डिफॉर्मिटी है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये भी हो सकता है। फाइब्रोसिस होता है वहां पे, मतलब कंटिन्यूअसली अगर वहां पे कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन डेवलप हो रही है तो वहां के टिश्यूज जो होते हैं वो अपने आप को फाइब्रोसिस में तब्दील कर देते हैं, और ये नतीजा होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये सारी चीजें होती है कॉमन डिसीजेस ऑफ लंग्स। डेफिनेटली लंग्स कैंसर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड सिंड्रोम में भी कैंसर के पेशेंट्स पर्टिकुलरली लंग्स को लेकर बढ़ रहे हैं, फाइब्रोसिस को लेकर बढ़ रहे हैं। पल्मोनरी पल्मोनरी फाइब्रोसिस है या फिर सीओपीडी है, इसके पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना का डायरेक्टली अटैक जो था वो लंग्स पे था, सांसों पे ही उसने कब्जा कर लिया था। और जिनको कोविड हुआ है, जिन्होंने उसकी ट्रीटमेंट ली है, उनको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। पता है क्यों? क्योंकि वो कोविड वायरस जो है वो जाते जाते आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज करते हुए चला गया है। ये इसके जो रिजल्ट्स है वो मतलब साइड इफेक्ट्स है, वो आज आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आने वाले 6 महीने या 1 साल में आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे। आपको आज लग रहा है कि नहीं रे बाबा, हम तो बच के निकले कोरोना के इससे, हमें नहीं हुआ। सॉरी, हर एक को कोरोना हुआ है। बस किसी के सिम्टम्स ज्यादा थे, उनको एडमिट होना पड़ा। किसी को थोड़े से माइल्ड थे तो उनको, मॉडरेट थे तो उनको घर पे ही उन्होंने इलाज किया। और किसी को बिल्कुल भी माइल्ड थे, जिनको पता ही नहीं चला कि मुझे कोरोना हुआ है। बट फैक्ट इज दैट कि आपके शरीर में एक बार वो वायरस जाके आया है, इसका मतलब क्या है? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा वो, कुछ ना कुछ डैमेज करके ही वो आगे निकलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिचुएशन हमें ये देखना बेहद जरूरी है कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले लिखा है वायरस।
रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जब भी होता है तो उसके पीछे कुछ वायरसेस होते हैं। वायरस जब भी अटैक कर देता है तो वहां पे इंफ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हो जाती है, वहां के ब्रोंक्यूल्स जो है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और अल्टीमेटली आपके लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इवन फंगल इन्फेक्शन भी वहां पे होता है और इसी को हम आम भाषा में निमोनिया कहते हैं, है ना? निमोनिया बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। आमतौर पे ये किया जाता है और इसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनका इन्फेक्शन होता है। अच्छा, इतना ही नहीं, कैंसर ही नहीं, सीओपीडी जो मैंने बताया वही नहीं, तो एक और बीमारी टीबी, टीबी भी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलर बैसिली जो होते हैं वो यहाँ पे हमारे गले में रहते हैं और वहां से जब हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो वहां पे जो ट्यूबरकुलर बैसिली जो होते हैं वो पनपने लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है और टीबी में वो तब्दील हो जाता है। तो ऐसे में आपने देखा कि मैंने ये कहा कि वहाँ की इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तब ये इन्फेक्शियस कंडीशन डेवलप होती है। इसका मतलब ही क्या है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना, बूस्ट अप करके रखना बेहद ज़रूरी है, राइट? तो वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियाज़ हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरियाज़ होते हैं पर्टिकुलरली वो हो सकते हैं, इवन सिंपल स्नीजिंग, कफ, ये सारे जो डिसीजेस है ना वो सब रिलेटेड होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से। इसके कॉजेस में स्मोकिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट और अवॉइड करने वाला एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम, इसको आप इग्नोर मत करिए। स्मोकिंग जो कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए तो बहुत ही बेकार है, उससे ज्यादा पैसिव स्मोकर्स जो होते हैं, मतलब जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनके आजू बाजू में जो रह रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन डेवलप कर देता है। पता है क्या होता है इसमें, जो टोबैको होता है ना, वो टोबैको जो ब्रोंकियल्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो विड्थ है, उसको वो कम करने शुरू कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं और आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसीलिए स्मोकिंग अवॉइड करना बेहद जरूरी है। स्मोकिंग इज लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ, over 5 lakhs death a year in the world। पूरे वर्ल्ड में 5 लाख लोगों की अगर डेथ हो रही है तो वो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से हो रही है। जरा देखिए ये स्मोकिंग करना कितना बेकार है। टोबैको उतना ही बेकार है हमारे लंग्स के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए एक फिगर है, बहुत ही इफेक्टिवली यहाँ पे हम बता सकते हैं। जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल है, हमारे ब्रोंकियल जो होते हैं वो नॉर्मल दिखाई देते हैं, ब्लू कलर में आप देख रहे हैं। अस्थमेटिक पेशेंट में थोड़ा सा वो फिल अप हुआ है, रेड कलर में सेकेंड टाइप पे दिखाई दे रहा है। और जब अस्थमेटिक अटैक आता है तब आप देख रहे हो कि वो जो एयरवेज है ना वो कंप्लीट चोक हो गए हैं, बिल्कुल थोड़ी सी जगह है उसमें और इसी वजह से चोक हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है और वो पेशेंट को, मतलब पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में हमें अपने लंग्स का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, उसके एयरवेज प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको अगर बरकरार रखना है, अच्छे से रखना है, तो हमें उस तरीके से एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। और थोड़ा-सा इलैबोरेट करके मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये एनाटॉमी है हमारे एयरवेज़ की। मतलब यहाँ से अंदर चला जाता है एयर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके? मतलब ऑक्सीजन के साथ बाकी भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, वो अंदर चला जाता है और ऐसे छोटे-छोटे बबल्स जैसे जो दिख रहा है ना, वो है हमारा ब्रोंकियल और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाता है।
आप मुझे बताइए, ये जो एयरवेज दिखाई दे रहे हैं, उसमें से सबसे पहला एयरवे जो है, जो नॉर्मल एयरवे दिखाई दे रहा है, उसमें काफ़ी बड़ी जगह है गैस सॉरी ऑक्सीजन को अंदर-बाहर करने के लिए। लेकिन वहीं पे दूसरे इसमें कम जगह हो रही है ना? फाइब्रोसिस होने लगता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो सूजन आ जाती है उसके ऊपर और वो कम होने लगता है, उसका एयरवे जो है ना वो कम होने लगता है। आप तीसरे स्टेज में दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल भी कम हो गया है और ऐसे में ही चोक अप होके डेथ हो सकती है। तो इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल रखना एट द सेम टाइम बहुत अच्छे तरीके से उसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करना ये ज़रूरी हो जाता है। आपके ये लंग इन्फेक्शन एग्ज़ैक्टली उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, वो भी लगे हाथ देख लेते हैं। माइल्ड फीवर होता है, क्रॉनिक कफ हो सकता है इसका, कंटीन्यूअसली खाँसी बहुत सारे लोगों को कंटीन्यूअसली खाँसी आ रही है, लेकिन इग्नोर करते जाते हैं। वीकनेस डेवलप होता है, एकदम से थकान महसूस होती है उन लोगों को। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। मतलब उन्होंने एक जीना भी चढ़ गए गए तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। कहीं से दौड़ते हुए आ रहे हैं, फास्ट चलते हुए आ रहे हैं, तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आपके लंग्स उतने कैपेबल नहीं है, ये इस सिम्पटम से दिखाई देता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब ऐसे छोटे-छोटे साँसें लेना, उसको कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। लंबी गहरी सांस नहीं ले सकते हैं वो। नॉइज़ी ब्रीथिंग मतलब आप जब ब्रीथ कर रहे हो तो उसकी आवाज़ आती है। क्रॉनिक म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा म्यूकस वहाँ पे प्रोड्यूस होते रहता है। कफिंग अप विथ ब्लड ब्लीडिंग भी होती है जब आप कफिंग करते हो तो कई-कई बार आपके कफ में ब्लड दिखाई देता है। और ये सारी चीज़ें ये सिम्पटम्स है लंग इन्फेक्शन के। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप प्लीज़ इग्नोर ना करते हुए अपने डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि डॉक्टर के पास जाके जैसी चाहिए वैसी सेहत तो नहीं मिल रही है हमें। आप कितने लोगों को जानते हैं जिनको अस्थमा है और वो कंप्लीट दुरुस्त हो गए हैं? नहीं ना? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्यूटिकल्स इसका कॉम्बिनेशन अगर बेहतरीन तरीके से कर दिया जाए, तो अस्थमैटिक पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास वैसे सॉल्यूशंस हैं। क्या करना चाहिए? हाँ, हमारे लंग्स को प्रॉपर रखने के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिंजर एक बेहतरीन सॉल्यूशन होता है हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तुलसी, उसके बाद एक्सरसाइज करना, रिलैक्स करना अपने बॉडी को बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेंटी ऑफ वाटर पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा पानी आप पियोगे, उतना ज़्यादा आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है, उसको बाहर निकालने में मदद होगी। हमेशा तो गर्म पानी से नहाना ये ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम ठंडे पानी से अगर नहा रहे हो, तो ब्रोंकियल्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए एकदम ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। जैसे आपको सूट होता है, वैसे एक्सट्रीम गर्म भी नहीं चाहिए और एक्सट्रीम ठंडा भी नहीं चाहिए। इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं आप घर पे, जो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ऐसे प्लांट्स रख सकते हैं, जिसकी वजह से एक लाइवनेस आता है आपके घर में और आपके मन को भी शांत ऐसा लगता है क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है ना? उसके बाद आप अलग-अलग टाइप के एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो। जूसेस भी ले सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स आप मुझे बताइए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज, जूसेस लेना, अच्छे तरीके से नहाना, अपने बॉडी को रिलैक्स करना, घर में अच्छे पौधे लगाना, ये सारी चीजें हमारे लंग्स को सपोर्ट करते रहती है। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें हमारे घर में पहले से मौजूद थी ना? फिर भी फिर भी कोरोना ने हमें घेर लिया, राइट? तो इसके लिए स्पेशल क्या कर सकते हैं कि हमारे लंग्स
बहुत ज्यादा मजबूत हो, अच्छे तरीके से वो ब्रीथ कर पाए, काम कर पाए, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या? ऐसा सवाल आ रहा है आपके मन में? आ रहा है ना? यस, उसके कड़ी में ही एक और कड़ी जोड़ देते हैं हम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका और कपालभाति, ये 3 प्राणायाम अगर आप रोज करते हो 5-5 मिनट्स, ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट्स अगर करते हो तो आपके लंग्स की कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। आपको यूट्यूब पे दिखाई देगा, आपने अगर एक अनुलोम विलोम प्राणायाम भस्त्रिका और ये डाल दिए तो पूरी उसकी प्रोसीजर आपको दिखाई देगी। यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जब आप करते हो तो गिन के 18 सांसें लेनी है, 9 इधर से 9 इधर से। उससे ज्यादा अगर लेते हैं तो आपको तकलीफ होगी। आपके अगर लंग्स पहले से ही इन्फेक्टेड है तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये पतंजलि, मतलब पतंजलि जो हमारे योग गुरु थे, उस संहिता में जो लिखा हुआ है वो मैं बता रही हूँ, ना कि हमारे बाबा जो बताते हैं वो बता रही हूँ। शास्त्रों में जो लिखा है वही शाश्वत होता है। आपकी प्रैक्टिस, आपकी ये उतना मायने नहीं रखता। यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से अगर करना शुरू कर देते हैं तो ही उसका फायदा होता है। मैंने सुना है बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं, मैडम मैं आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम करता हूँ। नो नीड, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। उल्टा आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ऐसे जोर से आवाज करके वो ब्रीदिंग करते हैं, वैसे भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना तो हमारा ये नॉस्ट्रल के अंदर जो बहुत ही ट्यूनिका इंटिमा नाम का एक ही लेयर होता है, आर्टरीज जो वहां पे जो वेन्स होती हैं वो फट सकती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम स्मूथली, एफर्टलेस, बाजू वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, इतना स्मूथली करना चाहिए। ओके, तो इसका जरूर ख्याल रखना। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे पोस्चर्स हैं जो कि हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। कैट पोज है, कोबरा पोज है, ये पोज अगर आप, ब्रिज पोज है, ये करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके साथ ये भुजंग आसन कहा जाता है इसको, ये बहुत ही इफेक्टिव है हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में भी और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी। आप ये रोज प्रैक्टिस में ला सकते हैं। इसके अलावा उसके साथ ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ और वो है लंग्स केयर। लंग्स केयर, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये लंग्स केयर कितना सही तरीके से इसका नाम दिया है, बिकॉज इसमें जो भी कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सारे के सारे आपके हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देने में कामयाब है। जैसे कि आप देख रहे हैं यष्टि मधु, ये बेहतरीन तरीके से कफ को कम कर देती है। म्यूकस जो फॉर्म हो रहा है आपके शरीर में उसको कम कर देती है। वो कम करने के लिए वासा है, यष्टि मधु है, फिर पुष्कर है। ये 2-3 जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो बेहतरीन तरीके से कफ को कम कर देते हैं। त्वक डाला गया है जिसे सिनेमन कहते हैं हम, दालचीनी, कलमी, इसके अलग अलग नाम है। ये क्या करता है, ब्रोंको डायलेटर के तौर पे काम करता है। और पता है ये ब्लड थिनर के तौर पे भी काम करता है। जो भी ब्लड हमारे लंग्स में जा रहा है उसको थिन करते हुए सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत सही तरीके से काम करता है। तुलसी, हमने देखा है हमारे चाय में भी आजकल तुलसी आ रही है ना, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आप, तो चाय में भी तुलसी आ रही है। तुलसी क्यों? क्योंकि एंटीसेप्टिक है, एंटी कफ है, इससे कफ कम हो जाता है, एंटीवायरल भी है ये, तो इसका सेवन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन डायरेक्टली पत्ते खाएंगे तो कितने खाएंगे आप, है ना? उसका सही ब्लेंड, सही प्रोपोर्शन में हमें लंग्स केयर में मिल रहा है। शुंठी, जो कि व्हाइट टर्मरिक बोला जाता है,
उसे बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे लंग्स के ऊपर काम करता है, ब्रोंक्यूल्स को स्ट्रेंथ देने में ये काम करता है और एट द सेम टाइम वहां पे जो कफ जमा हो रहा है ना उसको निकालने में भी काम करता है। हिंगू है, उसके बाद कंटकारी है, कंटकारी भी कफ को कम कर देता है और वहां पे जो रुक्षता आ जाती है ना एक्सपेक्टोरेंट्स लेने की वजह से, देखिए जो हम एक्सपेक्टोरेंट्स लेते हैं ना वो कैसे काम करते हैं पता है? सिर्फ ब्रोंक्यूल जो होते हैं उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देते हैं, कफ कम नहीं होता। और एंटीबायोटिक जब लेते हैं हम तब कफ को वहीं पे जला दिया जाता है, मतलब वो हार्ड बन जाता है, लेकिन वो वहीं पे मौजूद रहता है। हमारे लंग्स केयर में जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जैसे कि कंटकारी, वो क्या करता है पता है? छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में जो भी कफ अटका हुआ है उसको खींच कर बाहर फेंक देता है। ये कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है देखिए। मतलब सच में ऊपर वाले ने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं, इतने अच्छे अच्छे हर्ब्स हमारे पास दिए हैं और थैंक्स टू मैग्नेसा उसने भी उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड करके हमारे सामने पेश किया है। इसमें अश्वगंधा डाला है। अश्वगंधा क्या काम करता है यहाँ पे? जो भी ब्रोंक्यूल्स है ना उस वो भी तो मसल से ही बने हुए हैं ना, टिश्यू से ही बने हुए हैं। उसको अश्वगंधा की वजह से उसमें जो ग्रिप रहनी चाहिए, जो इलास्टिसिटी बरकरार रहनी चाहिए, वो काम करता है अश्वगंधा। ओह माय गॉड! व्हाट अ ब्लेंड! यू कैन इमेजिन एट ए टाइम हमें कम करने के लिए, रुक्षता कम करने के लिए, जो भी टॉक्सिसिटी अंदर है, उसको बाहर निकालने के लिए, ये सारे एक साथ जब हमारे लंग्स केयर में आ जाते हैं, तो मजाल है कि हमारे लंग्स अ, मतलब कमजोर रहे। बिल्कुल नहीं, हमारे लंग्स बिल्कुल ताकतवर बन जाएंगे। जरूरत है आपको लेने की, राइट? आगे चलकर देखते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक क्यूमिन बहुत इफेक्टिवली काम करता है आपके लंग्स पे। वैसे तो ये हर एक मर्ज की दवा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं रिगार्डिंग टू लंग्स बताना चाहूंगी, ये ब्रोंको डायलेटर है। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है ना उसको डायलेट करने में ये सक्षम है। अच्छा, ब्रोंको डायलेटर दूसरे जो सिंथेटिक रहते हैं, जो एलोपैथिक की दवाइयां होती है उसमें एक बार बढ़ गए तो बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन ब्लैक क्यूमिन में ये स्पेशलिटी है कि वो रेगुलेट करता है। जी हाँ, उसको बढ़ने देता है, वहां का कफ निकल जाए तो फिर पहले की स्थिति में आ जाते हैं। और ये कैपेसिटी है ब्लैक क्यूमिन में, क्योंकि इसमें ऑयल, इसका जो ऑयल होता है वो उसको मॉइस्चर देते रहता है। सो फंटास्टिक इसका क्राइटेरिया है काम करने का। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतने बेहतरीन तरीके से खांसी जुकाम जो क्रॉनिक राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, इसके ऊपर बहुत सही तरीके से इसका काम होता है। एट द सेम टाइम ये एंटी कैंसरस फ्लामानाइड होने की वजह से इसमें एंटी कैंसरस इसकी प्रॉपर्टी है और एंटीबैक्टीरियल भी है ये, थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी है। तो थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी होने की वजह से देखिए, आपको जब भी सर्दी खांसी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, आपके मुंह का स्वाद चला जाता है, आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, आपकी भूख मर जाती है ना? तो ये जब होता है तब ये ब्लैक क्यूमिन काम करता है आपकी भूख बढ़ाने के लिए, बिकॉज इट इज हैविंग थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी। थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से वो आपके शरीर में मतलब एंजाइम सिक्रेट करना शुरू कर देता है और आपको भूख लगने लगती है। तो ये ब्लैक क्यूमिन बहुत बेहतरीन तरीके से काम में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स, कुरकुमिन। C98 कुरकुमिन ये एक बेहतरीन वासोडायलेटर है। वहां पे वासोडायलिटेशन अगर हो जाता है तो अच्छे तरीके से बाहर से जो हम ऑक्सीजन, बाहर से जो हम ब्लड ले रहे हैं उसको एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ भेजना है, वो अगर फुल फोर्स में चला जाए तो हार्ट उतना ही अच्छे तरीके से काम करेगा, है ना? तो वो वासोडाइलेटेशन का काम करता है हमारा कुरकुमिन। एट द सेम टाइम ये एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लामेटरी है। तो वहां पे जो भी कुछ इन्फेक्शंस है नहीं है, सबको ये कंप्लीट
क्लियर कर देता है। हमने देखा है ना, हमारी नानी दादी हमेशा हल्दी वाला दूध देती थी जब भी हमें सर्दी जुकाम होता था। तो डेफिनेटली आज भी वही नुस्खे काम आते हैं और C98 कुरकुमिन एक बेहतरीन तरीके से हमारे साथ मौजूद है और ये बहुत अच्छे से आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लंग्स। आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पे इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। सुषमा कामत, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग। सुषमा हियर मैम। मैं ब्रोंकल अस्थमा की पेशेंट रही हूँ और मोर देन 10 years और मैंने एलोपैथी किया, फिर होम्योपैथी किया, आयुर्वेद किया, फिर फाइनल पूरा क्लेंजिंग हुआ और उसके बाद मुझे काफी फर्क पड़ गया। बट अभी भी मुझे SOS एक दवा अपने साथ रखनी पड़ती है, स्पेशली इन द रेनी सीजन, यानी जून से दिसंबर में मुझे बीच बीच में वो वीजिंग होती है, तकलीफ होती है, तो मैं एक श्वासामृत रखती हूँ अपने साथ। क्या बात है। तो श्वासामृत इज फ्रॉम नागार्जुना, जो मैं यूज करती हूँ एज SOS। ओके। आई एम नॉट नाउ रेगुलरली टेकिंग एंड आई एम टोटली क्योर्ड, मतलब मुझे वैसे तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब कुछ हुआ तो मैं तुरंत ले लेती हूँ सो दैट इट डजंट गेट एग्जैजुरेटेड। ओके। दैट इज द कंडीशन। बाकी मेरे को सारे सिम्टम्स खत्म हो गए, जैसे कि पहले मुझे पूरा कॉफ कोल्ड जमा रहता था, कंटिन्यूअस कंजेशन रहता था, कॉन्स्टिपेशन भी रहता था और वीजिंग शुरू हुई तो बहुत सीवियर क्रॉनिक हो जाता था। इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी बैड अटैक्स। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ऑल दैट इज क्योर्ड। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मुझे ये भी, मतलब ये जो सीजनल या जो ओकेजनल चीजों को भी हटा देना है तो कौन सा सप्लीमेंट में ले सकती हूँ? मैम अभी जो मैंने 3 बताए हैं ना, वो आप ले सकते हैं सुबह शाम 10। हाँ, और ये 1 महीने के लिए कंटिन्यूअसली ले लीजिए, फिर आप देखिए कि आपका ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा तकलीफ होने का। मतलब तकलीफ बहुत दिनों के बाद एक आध बार कभी तो भी लगेगा, और ये नहीं, आपको वो तो अभी भी है मैम। अभी जैसे क्या है, आपको अभी हर 3 महीने के बाद इसको रिपीट करना है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में रसायन चिकित्सा शुरू हो जाती है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन एज वेल एज इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। राइट। ओके, तो आपको सुबह शाम 5 ml, सुबह 5 ml, रात को 5 ml लंग्स केयर लेना है। सुबह आपने कुरकुमिन लेना है 1 कैप्सूल जी, और रात में आपको लेना है ब्लैक क्यूमिन 1 कैप्सूल। दैट्स इट। ये पूरा आपका चलेगा 2 महीने तक। अच्छा, 2 महीने एक साथ लेना है, फिर ब्रेक देना है? कंटिन्यू लेना है, ब्रेक दे दो, 6 महीने के बाद फिर से रिपीट करो। और ऐसे अगर आप 1 या 2 साल करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कुछ SOS रखने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अभी भी मैम नॉर्मली मैं प्राणायाम करती हूँ, 5 तरह के प्राणायाम करती हूँ एंड आई एम डूइंग व्हाटएवर एक्सरसाइजेस आई कैन। एक्सरसाइजेस तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन प्राणायाम थोड़ा रेगुलर है, सुबह शाम 5-7 मिनट में कर लेती हूँ। मैम हम आपको देखना चाहेंगे, प्लीज कैन यू ऑन योर कैमरा? सॉरी मैम, वो ना देयर वाज एन इशू। हाँ, आई थिंक नाउ आई एम विजिबल। ओके। तो प्राणायाम में कर लिया करती हूँ एंड देन दिस SOS कंटिन्यूज। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये SOS छूट जाए मेरा। अच्छा, बिल्कुल छूट जाएगा। मैं इसलिए देखना चाह रही थी मैम कि आपने जो कहा कि 10 साल मैंने ये किया है और आज आप प्राणायाम या फिर ये सारी न्यूट्रास्यूटिकल्स या आयुर्वेदिक दवाई लेकर कितने अच्छे तरीके से अपने आप को आपने संवारा है। तो इससे बाकी बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकती है, इसलिए मैंने आपको कहा कांग्रेचुलेशंस कि आप उस डिसीज कंडीशन से बाहर निकल के आई है। लेकिन ये अगर कॉम्बिनेशन लेती हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको SOS रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। मैम एक चीज और बताएं, मेरा जो कंडीशन, मतलब ये जो मुझे SOS भी रखना होता है, ये जून दिसंबर ही मेरा सीजन है। मुझे जनवरी से लेकर
फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में कुछ नहीं होता है, मुझे जून से लेके दिसंबर में जो भी होता है वो होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि तब शीत कालावधि शुरू हो जाता है और शीत गुण से कफ बढ़ जाता है, उसकी वजह से है जी। और सबसे ज्यादा जब कभी ये ऐसा धूप छांव यानी बादल हो रहा है, बारिश हो रही है, बीच बीच में धूप और बारिश होती है, उसमें ज्यादा होता है। आयुर्वेद में इसे तमक श्वास कहा गया है, अस्थमा नहीं कहते हम, तमक श्वास। तम मतलब अंधेरा जी, है ना। जब भी बादल छा जाते हैं तो अंधेरा आ जाता है, तो तब आप लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, तमक श्वास ज्यादा बढ़ जाता है। एलोपैथी ने इसको ब्रोंकल अस्थमा कहा था। हाँ, ब्रोंकियल अस्थमा, कैटेगरी ऑफ ब्रोंकल अस्थमा। जी जी जी, सही सही कह रहे हैं आप। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच। पीके जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, अभी जो आपने दिखाया है, जो 3 तरह का आपने सप्लीमेंट्स बताया जी, तो एक तो लंग्स केयर है, C98 है और वो जो कैप्सूल है कुरकुमिन। तो एट ए टाइम एज के हिसाब से कुछ डोज जो है प्लस माइनस करना होता है या तीनों एक साथ? जी जी जी, प्लस माइनस करना होता है। छोटे बच्चे अगर हैं, मतलब 15 साल से कम है, 10 से 15 साल के, 10 से 20 साल के बीच में जो है, तो उनको 5 ml देना पड़ता है, और उसके बाद के अगर है तो उनको 10 ml देना पड़ता है। कैप्सूल जो है वो 2 टाइम्स ना देते हुए उनकी प्रकृति को देखकर 1 टाइम देना है या 2 टाइम देना है, ये देखना पड़ता है। ओके, ये जो 10 mm है या 5 ml है वो सुबह शाम? हाँ, 2 बार लेना, यानी अलॉन्ग विथ वाटर, फूड लेने के बाद? हाँ, फूड के बाद ले सकते हैं जी मैम। और ये कैप्सूल? कैप्सूल भी खाना खाने के बाद ही ले सकते हैं। कभी कभी मैम ऐसा होता है कि जो 10 साल से भी छोटे बच्चे हैं और उस टाइम में कुछ कफ वगैरह बन जाता है शरीर में, तो उस टाइम में तो ये लंग्स केयर लेने दे से सकते हैं, फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लंग्स केयर दे मार्केट सकते से हैं, कोई कफ सिरप खरीद लेता है तो उससे कफ सिरप बेटर के बदले? लंग्स केयर है, उससे जी बेटर जी, लंग्स केयर है जी। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, संतोष भारती, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। संतोष भारती जी, नहीं, के रमणी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। Good evening, madam. This is Ramni here. Yes, good evening. I want to give my testimonial, madam. Okay. Please. Actually, post-COVID patient हूँ. मैं आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं? क्या सर? क्या मैम? या वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं? प्लीज करिए। Start my video. Yes. Is it okay, ma'am? जी, या बताइए। पोस्ट कोविड, a post COVID patient hूँ मैम. I was given that this one lungs care along with curcumin. Okay. After using this one, मैं actually 5 years से एक problem से suffer हो रही हूँ. I can't lay down and sleep. सो के नींद नहीं आता मुझे. डॉक्टर के पास गई थी, रीजन तो नहीं बताया प्रॉपरली, बट मैं तो बहुत सफर थी और विदाउट स्कार्फ आई कांट स्टे नाइट टाइम्स. ये दोनों आदत मेरा छूट गया. आराम से मैं सो रही हूँ, वो भी. क्या बात है, क्या बात है. कैन वी क्लैप फॉर हर? I want to say thanks to Magnusa product along with Swati ma'am also. Thank you ma'am. Okay. Yeah. जगमोहन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते जी, बोलिए। हेलो, अब बात कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट किया है आपको। हेलो जी जी, जगमोहन जी।
मैम ये डोज कैसे लेना है? मेरे पापा को खांसी आती है, तो कुर्क्यूमिन और ब्लैक क्यूमिन और ये लंग्स केयर, ये कब हमें से खांसी है उनको? पहले उन्हें ये निमोनिया जो आप पहले बता रहे थे वो हो चुका था, वो ठीक हो गए थे। अभी अभी हाल ही में 15 दिन हुए हैं, तो फिर से खांसी ऐसी बढ़ रही थी। वो कुछ मेडिसिन ले लिए थे, तो अभी कम हो गई है, लेकिन हमें ये चाहिए यूज इसका करना है ताकि वो जड़ से हट जाए। बिल्कुल सही सोचा है आपने। आप एक काम कर सकते हैं, सुबह शाम 10 ml ये दे दीजिए लंग्स केयर। हाँ। ओके, दिन में कुर्कुमिन लेना है और रात में ब्लैक क्यूमिन एक कैप्सूल। ओके। कंटिन्यूस 15 दिन के लिए ले लीजिए। उसके बाद देखिए कि गर्मी ना हो, मतलब ज्यादा उसका ये ना हो, और अगर अच्छा लग रहा है उनको तो कंटिन्यू करिए 1 महीने तक, अदरवाइज 15 दिन में वो अगर ठीक लगता है तो बंद कर दीजिए। ओके, लेकिन थैंक हाँ, लंग्स केयर कंप्लीट होने तक लेना है। अच्छा, क्यों? सिर्फ कुर्कुमिन और ब्लैक क्यूमिन 15 दिन के बाद आप बंद कर सकते हैं, स्टॉप इफ इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। संतोष भारती जी, आपने फिर से हैंड रेज किया है, मैंने अनम्यूट किया है आपको, आप बात कर सकते हैं। मेरा बीपी बड़ा बढ़ रहता है और ओके, शरीर भारी रहता है। अच्छा, तो वो तो देखना पड़ेगा सर कि ये क्यों हो रहा है ना? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? दिल्ली से जी। दिल्ली से? जी। ओके, तो भारीपन लग रहा है, इसका मतलब साफ है कि आपको आपके शरीर में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप एंटी ऑक्सीडेंट जूस ले सकते हैं। ठीक है जी जी। और क्या लेना यमुना है? राज जी, यमुना राज, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर दीजिए, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर दीजिए जी। हेलो यमुना राज। ओके, रक्षिता मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकती हैं, रक्षिता धारगवे। मैडम आशीष बोल रहा था। ओके हेलो जी, मैम, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि कफ है और काफी सारे खराश रहती है मुझे, यानी पूरे 12 मंथ्स गले में हेलो, खराश रहती है, हमें गले में हमेशा खराश रहती है और कफ पूरी तरीके से निकलता नहीं है बाहर, ओके, इसे और उसकी वजह से स्टैनता पूरी, कहते हैं। हाँ, और छींके रहती है मुझे पूरी साल भर। ये एलर्जिक राइनाइटिस में जा रहा है, और 12 ही महीने अगर है तो डेफिनेटली थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, बट आप कुर्कुमिन और लंग्स केयर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है ना। बट ऑफ कोर्स मैं ये फाइनल प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ, मतलब ये आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आपको इसकी तकलीफ है और क्रॉनिक भी अगर है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है मैम। हेमा साहू, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हेमा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी हेलो मैम, जी, बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी बोलिए, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं पूछना है मुझे। अच्छा, सिर्फ गुड इवनिंग कहना था। थैंक यू सो मच। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लंग्स। हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी जरूरी है कि लंग्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि हमारे दिल को, है ना? तो इसको
अच्छे से रखने के लिए, इसकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए हमारे पास इतने अच्छे से प्रोडक्ट्स हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर कर सकते हैं। हमारा जी म्यूट रहिए, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। आपको गुड इवनिंग बोलने के लिए आपने हेमा जी आप म्यूट रहिए, मैं म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर रही हैं। आरती आपने हैंड रेज किया है, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मुझे संडे से डस्ट एलर्जी हुआ है। एलोपैथी मेडिसिन लिया मैंने, पर उससे कुछ चेंज नहीं लगा, तो कल डॉक्टर ने फिर से चेंज किया है। लाइट फीवर भी था, पर वो जो कफ है वो बाहर नहीं निकल रहा है मेरा, मतलब अभी बात करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज से पता चल रहा है। ओके मैम मुझे क्या लेना चाहिए अभी? आपने ब्लैक क्यूमिन और ये ले लीजिए लंग्स केयर, इमीडिएटली स्टार्ट करो। सुबह शाम ब्लैक क्यूमिन एक कैप्सूल और लंग्स केयर 10 ml। ओके मैम, ओके इमीडिएटली स्टार्ट करो। या थैंक यू। नबी खान मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। जी गुड इवनिंग मैम। यस गुड इवनिंग सर। मैं एक हमारे दोस्त पे अभी प्रॉब्लम रिलेट हुई है सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सिस्ट आई है 3-4। सर आपकी आवाज ठीक से लिए नहीं आ क्या रही है। आप प्रपोज कर सकती हैं? सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, फिर से एक बार हमारा रिपीट करिए सर। जी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने MRI कराया तो लीवर में उसमें सिस्ट आई हैं लीवर में। तो उसके लिए क्या मैम आप प्रपोज कर सकते हैं? प्रपोज मैं प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ सर। लीवर केयर है हमारा, लेकिन वो सिर्फ किस टाइप की है? आप नंबर जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। वो सिस्ट एग्जैक्टली कौन से टाइप की है? कैप्सुलेटेड है या फिर सिक्रेटरी फेज में है, क्या है एग्जैक्टली वो देखना बहुत जरूरी होता है बिफोर गिविंग एनी मेडिसिन। ओके, और बट ऑफ कोर्स हमारे जो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो मेडिसिन नहीं है, वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम आते हैं। तो आप लंग्स केयर इनिशियली स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वीक में ही हमने लीवर के बारे में बात की थी, तो आप वो कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। बिल्कुल बताइए, मैं आपसे कंसल्ट करें या किससे करें? ओके so this is all about our lungs. I think हमने काफी इसके बारे में बात की है। Now मैं ये मीटिंग को होस्ट की तरफ ले जा रही हूँ। प्लीज आयशा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू स्वाति मैम, आपका जितना धन्यवाद किया जाए कम होगा। कितने सरल शब्दों में ब्यूटीफुल स्माइल और ब्यूटीफुल आवाज के साथ आपने हमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और कितनी एनर्जेटिक जानकारी